हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, संघर्ष और शांति निर्माण। हम इसका यूनिट 1 कंप्लीट करा चुके हैं। यूनिट 2 आज की वीडियो से शुरू हो रहा है। यूनिट 2 का नाम है संघर्ष के आयाम, और यूनिट 2 का जो पार्ट ए है, अगर आप सिलेबस में चेकआउट करेंगे तो 3 पार्ट्स अराउंड दिए गए हैं। तो जो पार्ट ए है वो है विचारधारा। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। और जितने भी नोट्स आपके बनाए गए हैं वो सारे के सारे आपकी स्टडी मटेरियल को यूज करके और साथ में इंटरनेट का यूज करके जो सर्च आउट करके कंटेंट है वो बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है विचारधारा, ठीक है। तो विचारधाराएं और संघर्ष कैसे संबंधित है, देखिए विचारधाराएं और संघर्ष एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर है। यह समझने के लिए हमें पहले विचारधारा की परिभाषा को समझना होगा कि भाई विचारधारा क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है। विचारधाराएं उन विचारों और मान्यताओं का संग्रह होती है जो एक समुदाय या समाज में व्याप्त होती है, ठीक है। तो विचारधाराएं क्या होती है? विचार और मान्यताओं का एक समूह या फिर आप कह सकते हैं एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि एक समुदाय में और समाज में या फिर समुदाय या समाज में व्याप्त होती है। व्याप्त से मतलब है कि वहां पे आप कह सकते हैं कि फैली हुई होती है। ये विचारधाराएं उस समाज की सोच और उसकी संस्कृति को प्रभावित करती है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि एक समाज है, उस समाज में कुछ विचारधाराएं होंगी, वहां के लोग कुछ पर्टिकुलर विचारधाराओं को मानते होंगे और वो लोग, ठीक है, और वो विचारधाराएं जो मानते हैं वो सारे के सारे समाज में फैली होंगी और कहीं ना कहीं ये विचारधाराएं उन लोगों को भी प्रभावित करती हैं और उस समाज को भी प्रभावित करती हैं। और कभी कभी तो समय ऐसा आ जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जहां से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हर विचारधारा का अपना विशेष धारावाहिक होता है जो उसके समर्थकों और प्रचारकों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। हर विचारधारा का एक धारावाहिक से तात्पर्य है कि भाई कोई विचारधारा हो गई या कोई थ्योरी हो गई, उससे रिलेटेड लोगों ने कई सारी पॉइंट्स अपने बता दिए, ठीक है। वो पॉइंट्स कौन बताता है? उन विचारधाराओं को मानने वाले लोग या फिर उन विचारधाराओं को प्रचार करने वाले लोग, प्रचारक। इसके साथ ही विचारधाराएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और उन्हें आकार देती हैं, ठीक है। जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संघर्ष भी करती हैं। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सोवियत संघ की विचारधारा और अमेरिका की विचारधारा। जब सोवियत संघ था, ठीक है, उस समय ये दो बड़ी स्तर की जो विचारधाराएं थी ये क्या कर रही थी? संघर्ष कर रही थी। अब आगे बढ़े। संघर्ष के प्रति यह विचारधाराएं एक दूसरे के साथ भिन्नता और विरोध के संदर्भ में कार्य करती हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? संघर्ष में हम कहें तो दो विचारधाराएं जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती है, तो वो संघर्ष में बदल जाता है। जब दो विचारधाराएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं तो उनके बीच संघर्ष होता ही है। यह संघर्ष सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर हो सकता है। जो संघर्ष है वो तीनों स्तरों पे हो सकता है, ठीक है। राजनीतिक स्तर पे भी हो सकता है दो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी विचारधाराओं को अच्छा मानती हो और सामने वाली की विचारधारा के साथ कंपटीशन कर रही हो, ठीक है। वहीं हम सामाजिक स्तर पे माने तो समाज में कोई भी हो सकता है विचारधारा, हो सकता है समाज में दो विचारधाराओं के लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे से संघर्ष कर सकते हैं। और सांस्कृतिक जो स्तर है उस पर भी ये देखने को मिल सकता है। विचारधाराएं क्यों एक दूसरे के साथ संघर्ष में आती हैं? इसके कुछ कारण भी हैं। क्या कारण है उनके बारे में देखें। बहुत से लोगों को अपनी पुरानी सोच और परंपराओं में आस्था होती है, जिससे वे नई और विवादास्पद विचारधाराओं को स्वीकार करने में संकोच करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को बहुत लंबे समय से मान रहे हैं, वो उनकी परंपराओं के तौर पे हो गई है, ठीक है। और वो लोग संकोच करते हैं या फिर हिचकिचाते हैं किसी नई विचारधारा को अपनाने में, क्योंकि उन्हें लगता है ये एक विवादास्पद
चीज है। विवाद से मतलब कि अगर हम इस चीज को अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक नई विचारधारा को अपनाने से मना कर देते हैं और जो उनकी पुरानी विचारधारा चली आ रही है उसी को अपना के रखते हैं। अब कुछ लोग ऐतिहासिक धारणाओं में विश्वास करते हैं और नई विचारधाराओं को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, ऐतिहासिक धारणाओं से मतलब है कि भाई पुराने समय से ही कुछ लोगों की आप कह सकते हैं मान्यताएं चली आ रही हैं या फिर एक माइंडसेट चला आ रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, कि वो चली आ रही है। अब वो लोग किसी नई चीज को अपनाने से डरते हैं या उसको अस्वीकार कर देते हैं कि भाई हमें नहीं अपनानी, भले ये न्यू जनरेशन की क्यों ना हो, हम ओल्ड जनरेशन के हैं, हम उसी मान्यताओं को मानेंगे या फिर विचारधारा को मानेंगे। तो वो लोग इस प्रकार के होते हैं। अब यहीं पे चीजें देखने को मिलती हैं कि संघर्ष में क्यों आता है, क्वेश्चन यही था ना। अब देखिए, पुरानी विचारधारा के जो लोग हैं वो तो एक लंबे समय से एक पर्टिकुलर चीज को मानते हुए आ रहे हैं, परंतु जो नए लोग हैं जो अपनी विचारधारा को बदल के नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई विचारधाराओं को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में और पुरानी विचारधाराओं के बीच में क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है। विचारधाराओं के बीच संघर्ष कैसे कायम रहता है, यह कुछ मुख्य कारक है। पहला जो कारण है कि भाई संघर्ष क्यों रहता है, विचारधाराएं अपने अंतर्निहित धारणाओं और मान्यताओं के समर्थन देने के लिए अपने प्रचारकों और समर्थकों को संगठित करती है। ठीक है, विचारधारा क्या है भाई, कि विचारधारा के अंदर या फिर हम किसी भी एक विचारधारा का उदाहरण लें, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि भाई उसको जो मानने वाले लोग हैं, ठीक है, मान्यताएं या फिर जो उसका समर्थन करते हैं, वो सबके सब वहां पे इकट्ठा होते हैं या फिर आप कह सकते हैं उस विचारधारा से जुड़े होते हैं। दूसरा कारण क्या है कि भाई, और लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो सकती है जिससे कि संघर्ष भी बढ़ सकता है। दूसरा है लोगों की विचारधारा के प्रति उनके संघर्ष रचना और अनुभव उनके साथी लोगों की विचारधारा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, साथी लोगों के विचारधाराओं को भी प्रभावित करते हैं। किस प्रकार की, भाई अगर मैंने कोई पर्टिकुलर विचारधारा मान रखी है, ठीक है, और अगर मैं उस विचारधारा को कुछ ज्यादा ही हद तक मान लेता हूं, जैसे ठीक है कि भाई नहीं, मेरी ही विचारधारा पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, ठीक है, आप सबको इसको मानना होगा, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं दूसरों को भी प्रभावित कर रहा हूँ अपनी विचारधारा के आधार पर। तो जब मैं किसी और को भी प्रभावित करता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संघर्ष चालू हो जाता है कि भाई वो नहीं मान रहा तो मैं संघर्ष करूंगा उससे उस चीज को मनवाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। संघर्ष के आयाम क्या है, इसमें कई तरह के आयाम होते हैं। जैसे संघर्ष के हम आयाम की बात करें कि धर्म के स्तर पर हो सकता है, नस्ल के स्तर पर हो सकता है, राजनीतिक विभाजन के स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए दो समूहों के बीच धार्मिक विवाद हो सकता है जो उनके धर्म की मान्यताओं पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण क्या बताया गया, धर्म को लेकर उदाहरण बताया गया कि भाई दो पर्टिकुलर मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में संघर्ष है। कौन सा, धर्म का संघर्ष है। अब क्यों, क्योंकि भाई दोनों धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है, मैं अपने धर्म को मान रहा हूँ, वो अपने धर्म को मान रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्या हुआ, संघर्ष भी हो सकता है। यहाँ पर धर्म को लेकर बताया गया है। आगे देखें, इससे स्पष्ट होता है कि विचारधाराएं और संघर्ष कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि विचारधाराएं और संघर्ष एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। जहां पे भी दो विचारधाराएं होंगी वहां पे संघर्ष होना लाजमी चीज है। ठीक है, परंतु वहीं अगर दो विचारधाराओं को, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग अपनी विचारधारा को सर्वोच्च मान ले, ठीक है, और ये दूसरों पे भी अपनी विचारधारा थोपे, तो वो संघर्ष जो हो रहा है वो संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है और घातक हो सकता है। आगे देखें, विचारधाराएं एक समाज की सोच और संस्कृति को प्रभावित करती हैं, जबकि संघर्ष उन विचारधाराओं के बीच विवाद और आपसी टकराव का परिणाम है। संघर्ष क्या है, दो विचारधाराओं के बीच में होने वाले टकराव का परिणाम है। आगे देखें, विचारधाराएं विश्वास और मान्यताओं का समूह होता है जो किसी समाज या समुदाय में व्याप्त होता है। ये विचारधाराएं उस समाज की सोच और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा हम उसको यहाँ पे छोटे में फटाफट एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो विचारधाराएं क्या होती है कि विश्वास होता है लोगों का, मान्यताएं होती हैं, समूह की मान्यताएं होती हैं जो किसी समाज या समुदाय में व्याप्त होती हैं। किसी समाज में भी हो सकता है, ठीक है, और किसी छोटे से समुदाय में भी हो सकता है। ये विचारधाराएं उस समाज की सोच और संस्कृति को प्रभावित करती है। संघर्ष की बात करें, विचारधाराओं के बीच
विवाद और टकराव का परिणाम क्या है? संघर्ष। तभी जो दो विचारधाराओं के बीच में जब संघर्ष होगा या टकराव होगा, ठीक है, तो वहां पे संघर्ष भी होगा। जब दो विचारधाराएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं तो उनके बीच संघर्ष होता है। यह संघर्ष सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर हो सकता है। विचारधाराएं और संघर्ष एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। विचारधाराएं समाज की सोच को प्रभावित करते हैं, जो संघर्ष को जन्म देती है, दे सकती है। ठीक है, विचारधाराएं क्या है? समाज की जो सोच है भाई, समाज के जो लोग हैं, समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो लोगों की जब सोच प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं वहां पे संघर्ष बनेगा। जब लोग पुरानी सोच और परंपराओं से चिपके होते हैं तो वे नई विचारधाराओं का विरोध करते हैं, जिससे संघर्ष होता है। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है कि भाई जो लोग पुरानी विचारधारा को मानते हैं वो लोग नई विचारधारा को अपनाएंगे नहीं और वहां पे संघर्ष होगा। विचारधाराएं लोगों को संगठित करती हैं और उन्हें अपने विचार का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे संघर्ष होता है। विचारधाराएं क्या है कि भाई हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल मेरे को अपनी विचारधारा के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश करें और वहां पे संघर्ष हो जाए। संघर्ष विचारधाराओं को आकार देता है और उन्हें विकसित करता है। संघर्ष क्या है? विचारधारा को आकार भी देता है और विचारधाराओं को विकसित करने में भी मदद करता है। संघर्ष के आयाम की बात करें, धार्मिक स्तर पे हो सकता है, विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद को लेकर संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण क्या हो सकता है? संघर्ष हो सकता है। समाज में सामाजिक अगर असमानता देखी जा सकती है या फिर आर्थिक असमानता देखी जा रही है तो वहां पे संघर्ष देखने को मिलेगा। इजी बात है। संघर्ष का अध्ययन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप संघर्ष का अध्ययन करें तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। संघर्ष का इतिहास, परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, संघर्ष का जो इतिहास है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको संघर्ष का इतिहास पता होना चाहिए। वर्तमान संस्थाओं, विचारधाराओं और संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ठीक है, वर्तमान में जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छे से विश्लेषण करना या समझ होनी चाहिए। विचारधाराओं के बारे में और रचनात्मकताओं के बारे में जानकारी या फिर विश्लेषण करना होना चाहिए। सामाजिक समूह और समुदाय के बीच विचारों का गहराई से विचार करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समूह और समुदाय के जो विचार है, ठीक है, कोई भी समाज का समूह हो गया, ठीक है, या फिर कोई समुदाय हो गया, अब उसके जो विचार हैं आपको उन विचारों को अच्छे से समझना होगा, तब आप संघर्ष की जानकारी कर पाएंगे या संघर्ष को अच्छे से समझ पाएंगे। समुदायों की आंतरिक विविधता को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो समुदाय की जो आंतरिक विविधता है, आंतरिक विविधता मतलब कि भाई समुदाय के अंदर भी आपको विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है समुदाय के कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज को मानते हो, कुछ लोग किसी और चीज को, तो वहां पे आपको विविधता देखने को मिलेगी और इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है विचारधारा और संघर्ष, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। यहाँ पे भी विचारधारा की ही बात की गई है और संघर्ष की बात की गई है, परंतु कुछ टॉपिक्स को लेके उनके बारे में देखें। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद विचारधाराओं और मानव विकास का अंत का मुद्दा उठा। अब क्या हुआ, जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक मुद्दा उठ के आया, विचारधाराओं के मानव विकास का जो अंत हुआ उसका एक मुद्दा उठ के आया। फिर आए एक व्यक्ति फ्रांसीसी फुकुयामा ने 1989, ठीक है, 1989 में प्रसिद्ध निबंध में कहा कि उदार लोकतंत्र, राजशाही, फासीवादी और समुदाय के हारने के बाद मानव जाति के विचारधाराओं का अंत की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो अब जो व्यक्ति आए फ्रांसीसी फुकुयामा, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने क्या कहा कि भाई जब पूरे विश्व में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, राजशाही समाप्त हो जाएगी, फासीवादी विचारधारा समाप्त हो जाएगी और साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा या फिर हार जाएगा, तब मानव जाति की विचारधाराओं का अंत सामने आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब मानव जाति की जो विचारधाराएं हैं उनका अंत हो चुका है। परंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र भी चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, राजशाही कहीं ना कहीं आपको प्रिंस वाले जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो विचारधाराएं हैं वर्तमान समय में है और अभी मानव समाज का जो विचारधाराएं हैं उसका अंत नहीं हुआ है। आगे बढ़े। इससे प्रेरित होकर कुछ लोगों ने समय के साथ संघर्ष को बढ़ते हुए देखा। इस विचार
के तहत जब भूगोल, प्रकृति संसाधन और अन्य स्रोतों से संसाधनों की उपलब्धता थी तो विद्रोही संगठनों को निधियां मिलने लगी। अब जो विद्रोही संगठन थे, देखिए विद्रोही संगठन भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोग विद्रोह करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो ठीक है, ठीक है, सामने वाले से ज्यादा अच्छे हमारे विचार हैं। तो इस तरह के लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। 1990 के दशक के अध्ययन में प्रमुख संघर्ष का अध्ययन करते समय लोगों ने देखा कि आर्थिक असमानता, अभाव और जातीय धर्म विभाजन की स्थिति में संघर्ष और विद्रोह के लिए संसाधन मौजूद थे। अब जब लोग 1990 के दशक में जब अध्ययन कर रहे थे संघर्ष के बारे में, तो उन लोगों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो आर्थिक असमानता, ठीक है, आर्थिक असमानता उन लोगों ने देखी, मतलब कि भाई धन कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही कम है, तो ये देखा। फिर अभाव देखा, कुछ चीजों का उन्होंने अभाव देखा। जातीय धर्म विभाजन, ठीक है, जाति के स्तर पर या धर्म के स्तर पर विभाजन को देखा कि ये जो स्थिति उस समय चल रही थी 1990 में, 1990 के दशक में जो स्थिति चल रही थी, संघर्ष और विद्रोह के लिए संसाधन उपलब्ध थे। उस समय में भी संघर्ष करने के लिए या फिर विद्रोह करने के लिए संसाधनों की जो उपलब्धता थी वो थी, ठीक है, लोगों के पास संसाधन थे कि वो चाहे तो विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है, और वो कर भी रहे थे। तो उस समय जो लोग संघर्ष के बारे में पढ़ रहे थे उन्होंने यही देखा कि भाई संघर्ष और विद्रोह के लिए जो संसाधन है वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इससे विभाजित समुदायों में और उनके बीच संघर्ष बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब जो समुदाय में जो विभाजित, कह सकते हैं कि एक समुदाय का कोई हिस्सा विभाजित हो गया, तो उनके बीच में संघर्ष देखने को मिला। अकादमिक अध्ययनों ने संघर्ष के कारणों को समझने की कोशिश की गई, लेकिन इस प्रक्रिया में विचारधारा का महत्व को कम कर दिया गया। अब क्या हुआ भाई? जो संघर्ष है उसको समझने की कोशिश करने लगे लोग, तो जो विचारधाराएं थी उसका महत्व कम हो गया। फिर आता है एक और अर्थशास्त्रीय अध्ययन ने संघर्ष के विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते हुए विश्लेषण किया, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्री थे बड़े बड़े, उन लोगों ने जब संघर्ष का अध्ययन किया तो मेनली उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं, पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते हुए क्या करा, उसका विश्लेषण किया था। दूसरी ओर यहाँ बात आती है कि विचारधाराओं की सीमित परिभाषा ने उनके अध्ययन में सीमाएं लगाई, जिससे उनका समग्र प्रभाव समझा नहीं जा सका। अब क्या हुआ? विचारधाराओं की जो सीमित थी, विचारधाराओं की सीमित परिभाषा, कि भाई किसी भी विचारधारा को लेके एक, आप कह सकते हैं ना कि विचारधारा को लेके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन जाती है कि हाँ भाई ये एक विचारधारा है, यही लोगों को माननी है। तो वो जो सीमित परिभाषा थी ना, उसके कारण क्या हुआ, लोग विचारधारा को और अच्छे से समझ ही नहीं पाए, ठीक है। उसको समझने में कठिनाइयां आने लगी और लोगों ने ज्यादा अच्छे से उस चीज को नहीं समझा। इसके बजाय संघर्ष के कारण बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, जनसंख्या दबाव, वितरण संबंधी अन्याय, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय ह्रास और जातीय तनाव आदि शामिल था। अब इसके बाद क्या हुआ? संघर्ष के कुछ कारण बताए गए। जो मैंने आपको पॉइंट पढ़े हैं ना, ये संघर्ष के कारण है। जैसे कि भाई बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, मानव की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण आप कह सकते हैं ऐसा संघर्ष जो कि हम किसी सरकार से करते हैं, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। जनसंख्या का दबाव हो सकता है संघर्ष का कारण। वितरण संबंधी अन्याय, कि भाई कोई चीज का वितरण हो रहा है, ठीक है, और वहां पे आपको देखने को मिल रहा है अन्याय। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और या फिर पर्यावरणीय ह्रास, पर्यावरण का बहुत बड़े स्तर पर ह्रास से हो रहा है। यह जाति मानवीय तनाव, ठीक है, जाति जो तनाव है इसके कारण भी क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। तो अभी जो हमने ऊपर संघर्ष की बात करी वो मेनली संघर्ष किससे रिलेट करता था, कि भाई विचारधारा से रिलेट करता था। ये वाला संघर्ष है जो असली वाला संघर्ष होता है। जैसे कि भाई अगर हमें अपनी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम उदाहरण ले सोवियत संघ का, क्योंकि सोवियत संघ का जो विघटन था वो भी कुछ इन्हीं कारणों से हुआ था कि भाई संसाधन का पूरी अच्छे प्रकार से वितरण नहीं हो रहा है, रूस को ज्यादा संसाधन और जो सोवियत संघ के बाकी स्टेट्स थे उनको कम संसाधन दिया जा रहा था। तो ये एक कारण बन सकता है संघर्ष का, ठीक है। आगे बढ़े, एक व्यक्ति आते जुआन उगारिज, जो विचारधारक थे, ठीक है, ने विचारधारा की भूमिका के बारे में अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने संघर्ष के लिए परिस्थितियों का अध्ययन किया। भाई संघर्ष के लिए उन्होंने कुछ परिस्थितियों का अध्ययन किया कि भाई इस परिस्थिति में संघर्ष हो सकता है उस परिस्थिति में संघर्ष
ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की उनकी जो परिस्थितियां थी उनमें उन्होंने क्या करा, संघर्ष के बारे में पढ़ाई करी। उनके अनुसार संघर्ष के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। भौगोलिक कारण हो सकता है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है, परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है। परिस्थिति मतलब जहां पे संघर्ष हो रहा है वहां की परिस्थिति, संघर्ष आप कह सकते हैं कि जहां पे संघर्ष शुरू हुआ है वहां पे परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, रचनात्मक हिंसा और शीत युद्ध के बाद संगठित विद्रोह और कट्टरता की आवश्यकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, संघर्ष के कुछ कारण बताए जो मुख्य हमने ऊपर बात करें। 3 कारण थे, भौगोलिक, सांस्कृतिक और परिस्थितियों का प्रभाव। दूसरा आगे आता है कि भाई रचनात्मकता, हिंसा या शीत युद्ध के बाद जो संगठित विद्रोह और कट्टरता की आवश्यकता देखी गई। उनके अध्ययन से पता चलता है कि विचारधारा संघर्ष के संगठन के सफलतापूर्वक अस्तित्व को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, विचारधारा क्या है, संघर्ष के संगठनों के सफलतापूर्वक अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। भाई संघर्ष करने के लिए जो भी संगठन बनाए गए हुए हैं ना, किसी भी विचारधारा को लेकर अगर उसके साथ संघर्ष करने के लिए कुछ वो बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, तो वो विचारधारा पूरे के पूरे संगठन को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। उन्होंने विद्यमान उदाहरणों का उपयोग किया, जैसे कि कांगो लोकतंत्र, गणराज्य, अफगानिस्तान कोलंबिया का जो केस स्टडी है हम आगे उसे देखेंगे। ठीक है, जिसमें संघर्ष के बारे में और विचारधारा के बारे में बात करी गई है और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि टॉपिक भी है। कोलंबिया, ताकि वह दिखा सके कि कैसे संगठन अपनी विचारधारा को अपनी रणनीति में शामिल करके ऐतिहासिक परियोजना के रूप में जारी रख सकता है। ठीक है, उन्होंने भाई अध्ययन किया, केस स्टडी करी अलग अलग देशों की, जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि संघर्ष और विचारधारा किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि विचारधाराएं राष्ट्रीयवाद, समाजवाद और धार्मिक कट्टरता विद्रोह का मूल में रहती है। विचारधारा क्या है, राष्ट्रवाद के मूल में मतलब मेन में रहती है। ठीक है, वही राष्ट्रीय समाजवाद के मेन में रहती है और धार्मिक कट्टरता के मेन में रहती है। ये विचारधाराएं संगठित संघर्ष के लिए अहम होती हैं क्योंकि वे संगठित और लक्ष्य को प्रेरित करती हैं। विचारधाराएं जो हैं वो संगठित संघर्ष, जहाँ पे संघर्ष हो रहा है, संगठित संघर्ष से तात्पर्य है कि वे संगठन के द्वारा किया जाने वाला सही प्रकार से संघर्ष। ठीक है, संगठित संघर्ष के लिए एक अहम होती है। विचारधारा क्या होती है, किसी भी संगठन जो कि संघर्ष कर रहा है उसके लिए काफी जरूरी है। अब सोचिए कि कोई विचारधारा ही नहीं है तो लोगों के बीच में संघर्ष नहीं होगा, तो संघर्ष करने के लिए संगठन जो बनाए गए हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो संगठन के होने के लिए ही विचारधारा का होना एक जरूरी चीज है, क्योंकि वे संगठित और लक्ष्य को क्या करती है, प्रेरित करती है। उगारिज ने देखा कि विद्रोह समूह ने कैसे अपने विचारधारा को अपनी संगठनात्मक रणनीति में शामिल किया जिससे संघर्ष में सफलता मिल सके। तो जो विद्रोह का समूह है, जो वह समूह जो विद्रोह कर रहा है, कैसे उन लोगों ने अपनी विचारधारा को अपने संगठनात्मक रणनीति, भाई जो रणनीति उन्होंने बनाई है संघर्ष करने के लिए, उस रणनीति में ही अपनी विचारधारा को डाल दिया। ठीक है, उस विचारधारा का ही प्रयोग करके संघर्ष वो लोग कर रहे हैं, तो शामिल करा जिससे कि उनकी विचारधारा जो है, जो संघर्ष है वो सफल हो सके। उनके अध्ययन से पता चलता है कि विचारधाराओं ने संगठित संघर्षों के उद्दीपक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो मेनली क्या कह सकते हैं कि भाई विचारधाराएं जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर विचारधाराएं होंगी तभी संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तभी एक समाज आप कह सकते हैं विकास कर पाएगा। विचारधाराएं जो है वो अपना विकास कर पाएंगी। आगे बढ़े, विचारधारा के प्रकार। उगारिजा 3 प्रमुख विचारधाराओं की पहचान करके उन्हें विद्रोह के समूह में निभाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहली आती है राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देता है। यह विद्रोहियों को एकजुट करने और उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है कि भाई मैं मानता हूँ, राष्ट्रवाद का सिंपल सा तात्पर्य है कि मैं मानता हूँ कि मेरा राष्ट्र पूरे विश्व में सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, और आप सबको उसके नीचे रहना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की ये विचारधारा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैंने संघर्ष करना चालू करा,
अब मैं अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के पास जाऊंगा और लोगों को अपनी विचारधारा के अंतर्गत जोड़ूंगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत। अब कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा एक हद तक ठीक होती है, ठीक है, परंतु अगर जब उससे आगे बढ़ जाए तो वो विचारधारा क्या होती है, घातक होती है, और वहां पे संघर्ष एकदम लाजमी चीज है। फिर आता है समाजवाद। समाज और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक समानता की अवधारणा पर आधारित है। तो समाजवाद क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता की जो अवधारणा है या फिर जो उसकी नीति है उस पर आधारित है। यह विद्रोहियों को मौजूद व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करती है। अब समाजवाद में क्या होता है कि लोग जुड़ते तो हैं परंतु वो समाज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए जुड़ते हैं। राष्ट्रवाद में क्या जुड़ते हैं, वो लोग जुड़ते हैं जो कि बस ये मानते हैं कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊंचा है, ठीक है, और बाकी सबके सब उससे नीचे हैं, तो ये मानते हैं। फिर आता है धार्मिक कट्टरवाद। धार्मिक सिद्धांत और मूल्यों का कठोर पालन करता है। धार्मिक कट्टरवाद क्या है कि भाई धर्म के जो सिद्धांत है, ठीक है, और जो उनके मूल्य हैं हम लोग उन्हें कट्टर तौर पे मानेंगे। यह विद्रोहियों को एक मजबूत विश्वास और उद्देश्य की भावना पैदा करता है और उन्हें धार्मिक दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। धार्मिक कट्टरवाद जो विचारधारा है, कह सकते हैं कि वो विचारधारा लोगों को अपने विचारधारा के अंतर्गत जोड़ती है, ठीक है, और आप कह सकते हैं संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। विद्रोही रणनीति में विचारधारा। विचारधारा विद्रोही समूह की रणनीति और रणनीति को कई तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। विचारधारा जो विद्रोह समूह है या फिर वो ग्रुप जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या विचारधारा है उसके बारे में। पहला आता है आंतरिक एकता और अनुशासन। विचारधारा विद्रोहियों को एकजुट करने और अनुशासित करने में मदद करती है। यह एक साझा लक्ष्य है और विश्वास प्रणाली प्रदान करके आंतरिक संघर्ष को कम करने में मदद करती है। आप देखिए कि वह समूह जो कि संघर्ष कर रहा है वो इसीलिए एक साथ है क्योंकि उस समूह के रहने वाले लोग किसी एक विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, इसीलिए वो समूह एक साथ है और उनके बीच में आंतरिक संघर्ष नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़े हुए है, ठीक है, और साथ के साथ क्या करें, विद्रोह करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। फिर आता है सैन्य रणनीति। विचारधारा विद्रोहियों को अपनी सैन्य रणनीति विकसित करने में मार्गदर्शन करती है। विचारधारा क्या है, विद्रोहियों को अपनी सैन्य रणनीति विकसित, कि भाई जो विद्रोही लोग हैं वो अपनी सैन्य रणनीति को किस प्रकार विकास कर सके, किस प्रकार बना सके अच्छे से, विचारधारा इसमें उनकी मदद करती है। यह उन्हें यह तय करने में मदद करती है कि किन लक्ष्यों पर हमला करना है और किन हथियारों का उपयोग करके कैसे लड़ना है। तो ठीक है, तो विचारधारा उनकी मदद करती है कि भाई किन लक्ष्यों पे आपको डायरेक्टली हमला करना है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे लेके अगर मैं किसी विचारधारा का विरोध कर रहा हूँ, ठीक है, तो विचारधारा क्या करेगी, मेरी मदद करेगी कि मेरे को सामने वाली विचारधारा के किन पॉइंटों पे हमला करना है, ठीक है। अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष आप कह सकते हैं कि इस तरह आप कह सकते हैं कि भाई मानव स्तर पे हो रहा है, मानव स्तर से तात्पर्य है कि भाई मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली संघर्ष करने, तो मैं किन हथियारों का प्रयोग करूंगा, इन सब चीजों को क्या है जो विचारधारा है वो मदद करती है। राष्ट्रीय दर्शकों के लिए संचार। विचारधारा विद्रोहियों को राष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपनी रणनीति रुख को संप्रेषित करने में मदद करती है। विचारधारा क्या करती है, विद्रोहियों को राष्ट्रीय दर्शकों के लिए, भाई राष्ट्रीय दर्शक वह लोग होते हैं जो कि देख रहे हैं, ठीक है। तो विचारधारा क्या है, विद्रोहियों को राष्ट्रीय दर्शकों के लिए राजनीतिक रुख को प्रक्षेपित करने में मदद करती है। भाई अगर दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष हो रहा है और जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ पाएंगे कि उनको किस विचारधारा का क्या करना है, आप कह सकते हैं कि साथ देना है। यह उन्हें जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने में भी मदद करती है। फिर आती है वैश्विक संबंध। विचारधारा विद्रोहियों को वैश्विक स्तर पर संबंध बनाने और समर्थन जुटाने में मदद करती है। विचारधारा क्या करती है, विद्रोहियों को वैश्विक स्तर पर क्या करती है, संबंध बनाने में, कि भाई जो समूह है जो विद्रोह कर रहा है, ठीक है, वो समूह और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सके वैश्विक स्तर पर, उनकी मदद करती है। कौन, विचारधारा। यह उन्हें अन्य विद्रोहियों समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सहानुभूति
रखने वाले व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करी जा रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर समूह चाहे, जो विद्रोह कर रहा है, विद्रोह वाला समूह चाहे कि वो अपने आप का विकास करे और ज्यादा जोड़े, तो उस चीज के लिए विचारधारा उसकी मदद करती है। यहाँ पे उदाहरण बताए गए हैं अफगानिस्तान का, जैसे लिया गया है, तो अफगानिस्तान के उदाहरण की बात करें, तालिबान आंदोलन ने इस्लामी कट्टरवाद की विचारधारा का उपयोग करके अफगानिस्तान में सोवियत संघ के आक्रमण के खिलाफ लड़ने और 1996 में इस्लामी अमीरात स्थापित करने के लिए किया। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे अब बात करेगी अफगानिस्तान में किस प्रकार आप कह सकते हैं चीजें हुई और वो संघर्ष और विचारधारा से किस प्रकार जुड़ी हुई थी। तो पहला है कि भाई तालिबान आंदोलन ने इस्लामी कट्टरवाद की विचारधारा का उपयोग करके अफगानिस्तान में सोवियत संघ के आक्रमण के खिलाफ लड़ने। अब क्या हुआ, अफगानिस्तान में आपको पता होगा, अगर आपने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, ये भी उसके एक विघटन का कारण बना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई अफगानिस्तान पे सोवियत संघ ने आक्रमण करा, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामी अमीरात स्थापित किया गया। कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अब इसको इस प्रकार समझिए कि भाई अफगानिस्तान में शुरुआत में कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, फिर तालिबानी आंदोलन ने क्या करा, इस्लामी कट्टरवाद की विचारधारा को अपनाया, इस्लामी कट्टरवाद की विचारधारा को अपनाया। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो तालिबान की जो विचारधारा थी, ठीक है, इस्लामी कट्टरवाद, उस विचारधारा ने एक प्रकार से सोवियत संघ से लड़ने के लिए क्या करा, वहां पे इस्लामी अमीरात की स्थापना कर दी, ये कह के कि भाई हम लोग किससे लड़ेंगे, आक्रमण जो किया था सोवियत संघ ने उससे लड़ेंगे, के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामी अमीरात की स्थापना कर दी गई। तालिबान ने अपने शासन के दौरान सख्त शरिया कानून लागू किए और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। अब क्या हुआ, जब तालिबान सत्ता में आया, क्योंकि भाई उन्होंने वहां पे इस्लामी अमीरात की स्थापना कर दी थी, तो जब वो सत्ता में आया उसके बाद उन्होंने क्या करा, शरिया कानून को, जो सख्त शरिया कानून होते हैं उनको लागू कर दिया। अगर मैं इस शब्द को गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करिए। ठीक है, शरिया जो कानून होते हैं उनको लागू कर दिया। अब जब उन कानूनों को लागू कर दिया गया तो उन कानूनों के आधार पर क्या बताया गया कि भाई जो महिलाएं हैं और जो अल्पसंख्यक है उन सबके अधिकारों को छीन लिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, कि भाई ना महिला पे कोई अधिकार होंगे और ना ही किन पे, अल्पसंख्यक, वह लोग जो कि संख्या में कम है, उन लोगों को ना अधिकार दिए जाएंगे ना ही महिलाओं को दिए जाएंगे। तालिबान को 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन वे अफगानिस्तान में विद्रोह जारी रखते थे। अब क्या हुआ, 2001 में तालिबान को अमेरिका के जो गठबंधन है उसके द्वारा हटा दिया गया। कहां से, अफगानिस्तान से। कि भाई अब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ और तालिबान को वहां से हटा दिया गया, परंतु वह लोग जो कि इस चीज को चला रहे थे पूरी की पूरी सत्ता को, उन लोगों ने विद्रोह को जारी रखा। तो अब यहाँ पे ये किस प्रकार से संघर्ष से जुड़ा हुआ है, इसको देखें, या फिर विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में, ठीक है, 1996 में एक विचारधारा लाई गई जिसको इस्लामी कट्टरवाद के नाम से कहा गया। ठीक है, और इस विचारधारा के आधार पर वहां पे आप कह सकते हैं कि शासन व्यवस्थित किया गया। वहीं ठीक है, उसी विचारधारा के आधार पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों से उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। 2001 में अमेरिका के द्वारा क्या करा गया, हस्तक्षेप किया गया, अमेरिका के गठबंधन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और अफगानिस्तान से तालिबान को पूरी तरह हटा दिया गया। परंतु वह लोग जो कि तालिबान की उस व्यवस्था को संभाले हुए थे, उन्होंने वहां पे क्या करा, विद्रोह जारी रखा। फिर आता है कोलंबिया, SARC का गठबंधन 1964 में हुआ था और यह कोलंबियाई सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह में लगा हुआ था। FARC, ठीक है, FARC आप कह सकते हैं एक प्रकार का संगठन है, जो कि हम आगे उसके डिटेल में भी बात करेंगे। तो FARC का जो संगठन था 1964 में हुआ और यह क्या कर रहा था, कोलंबिया सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने में लगा हुआ था। उन्होंने सरकार को एक कम्युनिस्ट राज्य में बदलने का लक्ष्य रखा। अब FARC जो था, उन्होंने लक्ष्य रखा कि भाई हम अपनी सरकार को पूरी तरह से बदलकर एक कम्युनिस्ट राज्य बना देंगे। FARC ने अपने विद्रोह को वैध ठहराने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। ठीक है, FARC जो गुट था, उन्होंने अपना जो उन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह को ठीक समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमने विद्रोह जो किया है वो ठीक है,
इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि कोलंबिया की सरकार असमानता और गरीबी का शिकार थी और इसे उखाड़ फेंकना जरूरी था। ठीक है, तो जो एफआरसी के जो लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि भाई जो कोलंबिया की सरकार चल रही थी वो क्या थी, सरकार असमानता और गरीबी का शिकार थी और इसको उखाड़ फेंकना एक जरूरी चीज बन गया था। किसके लिए? कोलंबिया के लिए। एफआरसी ने राष्ट्रवाद का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि कोलंबियाई लोगों के असली प्रतिनिधि थे और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहते थे। एफआरसी के उन्होंने लोगों की, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका भी प्रयोग किया। ठीक है, और अपने जो पक्ष थे वो रखे। फिर आता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बारे में और देख लें थोड़ा सा। लॉरेट डिर्सी कबीला, ठीक है, डेसरे कबीला जो थे 1960 के दशक में से जरा अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो दशक से एक विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने। 1960 के दशक से ही वो लोग विद्रोह का जो कबीला था वो विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको अपनाया और उस विचारधारा को अपना के उन्होंने विरोध किया। कबीला ने तर्क दिया कि जारे की सरकार भ्रष्टाचार और तानाशाही थी और इसे समाजवादी राज्य से बदलने की जरूरत थी। ठीक है, तो कबीला जो था उन लोगों ने वही तर्क दिया और वहां पे जो जारे है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो वहां के शासन का नाम है। ठीक है, तो जारे की जो सरकार थी वो भ्रष्ट थी और तानाशाही थी, उसको समाजवाद से बदलना जरूरी था। 1997 में कबीला ने विद्रोह जीत लिया और जारे के राष्ट्रपति बने। जारे का जो वहां के शासन था उसके राष्ट्रपति बने कबीले के। हालांकि बाद में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और 2001 में उनकी हत्या कर दी गई। तो 2001 में उनकी हत्या कर दी गई और वो शासन जो था, ठीक है, वो शासन भी पूरी तरह से हटा दिया गया। आगे देखें उगारिजा का अध्ययन। अब जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समरी बताया गया है कि उगारिजा का अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि विचारधारा 1990 के दशक और 21वीं सदी की शुरुआत के विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण प्रसारण शक्ति थी। जो विचारधारा थी वो 1990 का जो दशक था और 21वीं सदी की जो शुरुआत हुई थी उसके लिए एक जरूरी चीज थी। विचारधाराओं ने विद्रोहियों को एकजुट किया, उन्हें लक्ष्य और रणनीति प्रदान की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थक जुटने में उनकी मदद करी। अब बात करें अफगानिस्तान और तालिबान जो था उसके बारे में। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान की जो व्यवस्था कायम हुई थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। पहले बात करें परिचय की। 16 साल के गृह युद्ध के बाद अफगानिस्तान में विभाजन और क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय पहचान ने तालिबान को अफगान की पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो वही 16 साल तक आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध चला। ठीक है, वहां पे विभाजन भी हुए, काफी ज्यादा लोगों ने परेशानियां भी देखी। उसके बाद तालिबान को अफगान की पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कि तालिबान को प्रेरित किया कि भाई हम अफगानिस्तान में क्या कर सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं, अफगानिस्तान के जो देश है उसको एक नाम दे सकते हैं। इस चीज की भावना को लेकर जो तालिबान था उन्होंने वहां पे शासन स्थापित किया। इस सार में हम तालिबान के राष्ट्रवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के विकास और सशस्त्र संघर्ष और शासन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। बात करें राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तालिबान ने अपने सैन्य अभियान के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार अफगानिस्तान में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तालिबान ने क्या करा, अपने सैन्य अभियान, तालिबान ने जो सैन्य सेना के जो अभियान चला रखे थे उनके साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कि भाई देश को बनाने की जो प्रक्रिया है वो के रूप में भाग लिया। फिर आता है विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त राष्ट्रवादी लक्ष्य था और तालिबान ने इसे धार्मिक कर्तव्य भी माना। जो तालिबान व्यवस्था थी
उन्होंने क्या कहा लोगों से कि भाई हम अफगानिस्तान में विदेशी जो हस्तक्षेप हो रहा है उसको कम करेंगे, उसको पूरी तरह हटाएंगे, और इसी चीज को उन्होंने एक धार्मिक कर्तव्य भी माना। उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज को बढ़ावा दिया और विदेशी प्रभाव विशेष रूप से पश्चिमी संस्कृति का विरोध किया। ठीक है, जब वो तालिबान अफगानिस्तान में फैलना चालू हुआ था तो उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने आदिवासी जो रीति रिवाज थे उनको बढ़ावा दिया। ठीक है, विदेशी जो प्रभाव थे, जो पश्चिमी संस्कृति था, उसका विरोध किया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं और छात्रों के पर प्रतिबंध लगा दिया, पश्चिमी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे पश्चिमी बाल कटवाने पर भी दंडित किया। ठीक है, ये जो है ये एक फेमस कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं। ठीक है, स्टार है हॉलीवुड में, तो इनके जैसे बाल कटवाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, पश्चिम की जो फिल्में थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, महिला और छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। कहां पर? अफगानिस्तान की व्यवस्था में। विचारधारा का कट्टरपंथीकरण। शीत युद्ध के बाद तालिबान का भाषण अधिक राष्ट्रवादी हो गया। अहमद शाह दर्शनी जैसे राष्ट्रीय नायकों को अपनाते हुए, ये एक नाम है। ठीक है, अहमद शाह दर्शनी जो व्यक्ति थे वो राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। कहां पे? अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से। उन्होंने सभी जाति समूह पठानों, कुछ बेको, ताजियों और हजारों को एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है, तालिबान की जो विचारधारा थी उसने क्या करा भाई, जितनी भी जाति थी उन सबको एकजुट करने का क्या करा, प्रभाव किया। 1996 में उन्होंने काबुल पर कब्जा करने के बाद पैगंबर मोहम्मद के लब्दे को टुकड़ों का प्रदर्शन किया। ठीक है, उन्होंने 1996 में भाई काबुल पर भी जो था वो कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के द्वारा कार्यवाही की गई और तालिबान को वहां से हटा दिया गया। एक प्रकार से तालिबान नहीं कहेंगे, वो कहेंगे एक इस्लामी विचारधारा जो वहां के लोगों में बन चुकी थी काफी ज्यादा, उस चीज को वहां पे दिखाया गया। उन्होंने अफगान समाज को क्षेत्रीय संप्रभुता, बहुजातीय, सुन्नी, देवबंदी मान्यताओं, साम्यवाद विरोधी और पश्चिमी से संस्कृति प्रभाव के आधार पर फिर से स्थापित किया। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान में जो व्यवस्था तालिबान के द्वारा स्थापित की गई थी उसमें काफी आप कह सकते हैं कि कठिनाई देखने को मिल सकती है। कठिनाई किस प्रकार से कि भाई कई चीजों पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, वो लोग एकदम कट्टर आप कह सकते हैं इस्लामी नियमों को मानते थे। ठीक है, और साथ के साथ बहुत सारी चीजों का क्या करते थे, विरोध भी करते थे। अमेरिका विरोधी रुख। 1998 में पश्चिमी देशों द्वारा तालिबान शासन को अस्वीकार किए जाने के बाद उनकी विचारधारा कट्टरपंथी हो गई। ठीक है, जो कट्टरपंथी विचारधारा कब हो गई, जब 1998 में जो विदेशी पश्चिमी जो देश थे उन्होंने तालिबान की विचारधारा को या फिर तालिबान के जो शासन को मानने से मना कर दिया, तो उनकी जो विचारधारा थी और ज्यादा कट्टरपंथी हो गई। उन्होंने पश्चिमी विशेष रूप से अमेरिका को अपना विरोधी माना और 2001 में पैन इस्लामिक क्रांतिकारी उद्देश्य को अपनाया। ठीक है, एक उद्देश्य को अपनाया जिसका नाम था पैन इस्लामिक क्रांतिकारी उद्देश्य को अपनाया। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में उन्होंने पश्चिम के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ओसामा बिन लादेन का आपको केस पता ही होगा। ठीक है, जो 9/11 का हुआ था, एक तरह से ये कहा जाता है कि वो ओसामा बिन लादेन द्वारा किया गया था। गुरिल्ला युद्ध से लिप्त होने के बाद उन्होंने ओसामा बिन लादेन के क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया, उनके राष्ट्रवादी प्रवचन को कमजोर किया। आगे बढ़े। शासन और समाज में परिवर्तन। तालिबान ने शुद्धता पर केंद्रित एक समाज बनाया जिसमें 7वीं शताब्दी के इस्लामी शासन प्रणाली का पुनरुद्धार शामिल था। तालिबान ने क्या करा, शुद्धता, ये शब्द है, शुद्धता पर केंद्रित एक समाज बनाया कि भाई उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की विचारधारा की कि समाज एकदम शुद्ध होगा। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं अगर इस्लामिक कानून के आधार पर समाज चलाया जाएगा तो वो पूरी तरह से उसी पे चलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या करा, ध्यान केंद्रित किया और समाज बनाया जिसमें 7वीं शताब्दी के इस्लामी शासन प्रणाली का पुनरुद्धार शामिल था। उन्होंने कठोर विचारकों
सिद्धांतों का उपयोग करके अफगान समाज को बदल दिया, विशेष रूप से 1996 के बाद सैन्य लाभ प्राप्त करने के लिए। अब जब तालिबान ने अपना व्यवस्था अफगानिस्तान में स्थापित कर ली, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भाई वैचारिक सिद्धांतों का उपयोग करके अफगान का जो समाज था उसे ही बदल दिया। समाज से मतलब है कि भाई उनकी जो संस्कृति थी कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा था, समाज की जो विचारधारा थी उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा था, साथ में जो इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए जा रहे थे उसके कारण भी लोगों को परेशानी हो रही थी। तो पूरी तरह से उन्होंने क्या करा, समाज को ही बदल दिया। फिर सैन्य बल प्राप्त करने के लिए, सैन्य बल की भाई सेना का ज्यादा से ज्यादा शक्ति उन लोगों के पास हो जो शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, इस चीज को देखते हुए उन्होंने पूरा समाज ही बदल दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया, शिक्षा में लैंगिक भेदभाव किया, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा कि भाई पुरुषों को ही, अगर हम देखें तो पुरुषों को ही शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था और महिलाओं से वो सारे अधिकार छीन लिए गए थे। और सार्वजनिक जीवन में कठोर शरिया कानून को लागू कर दिया गया था, ठीक है, कि भाई दैनिक जीवन में भी जो कानून है वो लागू किए जाएंगे और आपको उन सबको मानना होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी कहाँ पे थी, अफगानिस्तान में थी, तालिबान के द्वारा ये व्यवस्था कायम की गई थी। आगे देखिए कोलंबिया में सारांश में बात करें तो 1991 के बाद कोलंबियाई गृह युद्ध में क्रांतिकारी सशस्त्र बल कोलंबियाई, ठीक है, FARC जो हमने ऊपर बात करी, FARC जो संगठन था वो लाया गया। ये दिखाता है कि कैसे FARC ने अपनी विचारधारा समाजवाद और राष्ट्रवाद के मिश्रण का उपयोग करके संगठन को एकजुट करने, समर्थन जुटाने और सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने के लिए किया था। अब बात करें यहाँ से शीत युद्ध के दौर से, शीत युद्ध के बाद का दौर। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 जो 1991 में शीत युद्ध जब समाप्त हुआ के बाद FARC को अपनी विचारधारा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा। FARC जो संगठन था शीत युद्ध के बाद उनको लगा कि जो उनकी विचारधारा है, ठीक है, उसको उन्हें प्रूव करना होगा। मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए FARC ने 1990 के दशक में 3 प्रमुख स्तरों पर विचारधारा का उपयोग किया, ठीक है। FARC जो संगठन था उन्होंने 3 प्रमुख स्तर पर जो विचारधारा थी, उनकी जो विचारधारा थी जिसको वो मानते थे और कोलंबिया में फैलाना चाहते थे, ठीक है, उस विचारधारा को उन्होंने 3 प्रमुख स्तरों पर क्या करा, उपयोग किया। उसका देखिए पहला आता है आंतरिक एकता। शीत युद्ध के बाद के तेजी से विस्तार के कारण FARC को अपने सदस्यों को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। FARC का जो संगठन था शीत युद्ध के बाद संगठन के जो सदस्य थे उन सबको एक साथ जुड़े रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, मतलब संघर्ष करना पड़ा। एक साझा समाजवादी बेलिवेरियन विचारधारा ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करी, ठीक है। तो जो FARC का था, जो उनकी विचारधारा थी शीत युद्ध के बाद, उस विचारधारा को प्रूव करना क्यों जरूरी हो गया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भाई वो लोग चाहते भी थे और वो लोग मानते भी थे कि जो कोलंबिया में जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो लोग वहां पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। अब विचारधारा को प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ काम किए गए होंगे। पहला काम क्या था, आंतरिक एकता की। जो भी सदस्य उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, FARC की विचारधारा के साथ, उस विचारधारा को जोड़े रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। दूसरा आता है राष्ट्रीय समर्थन। FARC ने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीयवाद पहचान कोलंबिया लोगों के बीच समर्थन हासिल करने में मदद करेगी। उन्होंने देखा कि भाई अगर FARC की एक मजबूत, आप कह सकते हैं, पहचान होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो कोलंबिया के हैं वो इस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और ये भविष्य में काम आएगी, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रीय नायक सिमोन बोलीवियर के विचार को अपनाते हुए खुद को बोलीवियन क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए, उस समय कोलंबिया में एक राष्ट्रीय नायक थे जिनका नाम था सिमोन बोलीवर, ठीक है। अब उनके जो विचार थे, उनके विचारों का प्रयोग करके FARC ने ये दिखाया कि भाई हम उनके विचारों को मान रहे हैं, ठीक है, और हम उनके विचारों पे आगे बढ़ेंगे और एक क्रांति का जो था वो नाम रख दिया, ठीक है, बोलीवियन क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी उन्हें प्राप्त करना था। FARC ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के अन्य देशों में वामपंथी समूह के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बोलीवियन इंटरनेशनल
ब्रिगेड का गठन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थक शामिल थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने FARC की जो विचारधारा थी, जो गुट था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग उनकी जो संगठन है उसके साथ जुड़ सके। समाजवाद का पुनर्निर्माण। हालांकि FARC ने शीत युद्ध के पारंपरिक मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत को खारिज कर दिया। ठीक है, शीत युद्ध का जो पारंपरिक सिद्धांत था वो था मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत को खारिज कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से समाजवाद को त्यागा नहीं था। ठीक है, FARC का जो था वो लोग मानते थे कि भाई समाजवाद को, कुछ हद तक वो लोग समाजवाद को अपनाते थे। ठीक है, तो पूरी तरह से जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद भी जो FARC संगठन था उन्होंने जो समाजवादी व्यवस्था है जो कि सोवियत संघ की व्यवस्था थी, ठीक है, उसको पूरी तरह से त्यागा नहीं था। उन्होंने अपनी समाजवादी प्रतिबद्धता को 20वीं सदी के अंत तक बनाए रखा। जब तक 20वीं सदी का अंत नहीं हुआ था तब तक वो विचारधारा कहीं ना कहीं कोलंबिया में देखने को मिल जाती थी। कौन सी विचारधारा? समाजवाद विचारधारा। उन्होंने कोलंबियाई संघर्ष को वर्ग संघर्ष और सर्वहार वर्ग के हित की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने अपने समाजवादी मॉडल को अद्यंत कर दिया था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं समाजवादी जो मॉडल था उसे छोड़ दिया था। उन्होंने सोवियत संघ के केंद्रित नियंत्रण वाले मॉडल को खारिज कर दिया। ठीक है, सोवियत संघ का जो मॉडल क्या था, उसमें था कि भाई एक प्रकार से समाजवाद का जो मॉडल है उसमें कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा पावर होगी। ठीक है, और उस पावर के अकॉर्डिंग सभी के सब समान होंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल था, इस मॉडल को जो कोलंबिया में FARC जो संगठन था उसने खारिज कर दिया था। भाई हम इस प्रकार के मॉडल को नहीं अपनाएंगे। इसके बजाय उन्होंने एक अधिक विकेंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा जहां पे राज्य रणनीतिक क्षेत्र, ऊर्जा, संचार, बुनियादी ढांचा को नियंत्रित करेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति देगा। इस प्रकार का जो मॉडल है उन लोगों ने प्रस्तुत किया। उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाया और बाहरी ऋण को कम करने की वकालत की। बाहरी ऋण मतलब बाहर से लिया गया जो लोन कह सकते हैं आप या फिर कर्जा कह सकते हैं, उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने वकालत भी की थी। फिर आता है बोलेवियन राष्ट्रवाद को अपनाना। 1990 के दशक में FARC ने अपनी विचारधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल किया। राष्ट्रवाद को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल करा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी मदद करेगा कोलंबिया की सरकार को हटाने में और अपना शासन व्यवस्थित करने में। उन्होंने सिमोन बोलिवर के विचार को अपनाया और लैटिन अमेरिका स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, जो लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। ये जो व्यक्ति हैं ये लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख थे। ठीक है, व्यक्ति थे। उन्होंने बोलिवर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो समानता और भाईचारे के लिए लड़ा और खुद को इस विरासत का उत्तराधिकारी माना। ठीक है, उन लोगों ने भाई जो व्यक्ति थे बोलिवर, उनकी विचारधारा को अपनाया। ठीक है, उनके कुछ विचारों को अपनाया और ये दिखाया कि वह व्यक्ति था जो लड़ा और सारी की सारी उस व्यक्ति के बाद जितनी भी विरासत थी वो हमारी है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को क्या करा? प्रस्तुत करा। उन्होंने राष्ट्रवाद का उपयोग कोलंबियाई लोगों को सरकार के खिलाफ एकजुट करने के लिए किया था। ठीक है, राष्ट्रवाद का उपयोग क्यों किया था? ताकि कोलंबिया की जो सरकार है उसके खिलाफ हो सके सारे लोग और हमारे साथ हो सके। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार भ्रष्ट थी, राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं करती थी। उन्होंने खुद को ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जो बोलिवर को विरासत को आगे बढ़ा रहे थे और कोलंबिया को विदेशी प्रभाव से मुक्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन लोगों ने अपने आप को दिखाया। FARC के जो संस्थान था उसने अपने आप को इस प्रकार से दिखाया था। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय आयाम आता है। खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। आपको हर एक क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखना जरूरी है। ये एक जरूरी चीज हो जाती है बिकॉज अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है वो अगर आपका आंसर चेक करता है और अंत में निष्कर्ष देखता है तो उसे लगता है कि हाँ आपने आंसर को एक सही प्रॉपर वे में लिखा है और आपके जो आंसर के देने के मार्क्स हो जाते चांसेस हो जाते हैं अच्छे मार्क्स पाने के वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? अंत में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष किस प्रकार लिखना है? क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपने पूरे के पूरे आंसर में जो भी लिखा है अंत में उसे 4 से 5 लाइन में डिफाइन कर देना है। मेनली छोटे छोटे पॉइंट भी नहीं बनाने, केवल एक पैराग्राफ लिखना है,
इस लाइन का, ठीक है। और उसमें जितना भी आपने ऊपर लिखा है वो सारा का सारा आपको नीचे एक्सप्लेन कर देना है फटाफट, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष तैयार हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो पीडीएफ है ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन पे और ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, फ्री में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट मिल जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ कॉलेज से रिलेटेड अपडेट, स्टडी मटेरियल, डेट शीट, एडमिट कार्ड, जितनी भी चीज़ें हैं आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पे देखने को मिलेंगी। तो आप जाइए एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।